ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड योगा में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत आप लोगों को जो हो रही होगी वो है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। इंडियन हिस्ट्री के अंदर यदि किसी को प्री वाला सिलेबस याद है, प्रीलिम्स में जितना पढ़ा था वो फैक्ट्स वगैरह याद हैं, तो ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप प्रीलिम्स के टाइम छोड़ ही दिया था तो एक अलग बात है। जबकि उस समय मैंने आपको कहा था कि भी 20-25 घंटे में पूरी इंडियन हिस्ट्री करवा रहे हैं, इतनी तो कम से कम पढ़ के चले जाओ, मेंस में भी काम आएगी। वो भी यदि आपने पढ़ी हुई है ना, जो प्रीलिम्स के टाइम पर रिवीजन वीडियो बनाई थी, वो है कि नहीं आपके पास, एक्सेस है ना उसका? कोई ना कोई कोर्स तो ले ही रखा होगा, सब में दी थी वो तो लगभग, ठीक है ना? तो वो भी यदि आप देख लोगे तब भी आपका 80% काम तो निकल जाएगा। अब उसके बाद में मेंस के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वो थोड़ा सा डिस्कस जो अपन कर लेते हैं सिलेबस वाइज, फिर उसके बाद पेपर डिस्कशन शुरू करेंगे। देखो भाई, ये आपके इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। पिछले 3-4 दिनों में आप इसी को बार बार देख रहे होंगे। उसमें से सबसे आसान टॉपिक से पहले शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे आसान जो 2 टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, या 3 टॉपिक मैं कहूँगा, एक तो है ये वाला, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। एक है ये वाला, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? ये वाला टॉपिक आसान है। और या फिर एक ये वाला जो टॉपिक है वो भी आसान है, रिलीजियस मूवमेंट्स एंड रिलीजियस फिलोसफी इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। ये तीनों टॉपिक मैं आसान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आप ये तय करके जा सकते हो कि हाँ भाई ये इतने से कुछ पेजेस है, ये पढ़ के जाने हैं। बाकी जो टॉपिक है वो बहुत बड़े टॉपिक है। जैसे मान लो ये वाला है इंडियन हेरिटेज, इसका कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है, मौर्यन पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, फिर उसके बाद में पूरी मिडिवल इंडिया है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इवन सिलेबस भी इन्होंने ऐसा लिख के दे दिया, परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर तो फिर शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, ये सब भी आ गया। लेकिन फिर भी हम जो है, जो एनसीईआरटी वगैरह में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जहाँ से कि क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें पढ़ लेंगे, एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो ये एक बड़ा टॉपिक है। दूसरा जो बड़ा टॉपिक आपके दे रखा है वो है ये वाला, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी टू 1965, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। ये प्री में जो पढ़ा था एज इट इज ही है, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद में ये वाला जो टॉपिक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड स्ट्रीम्स, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये टॉपिक आसान हो सकता है क्योंकि इसमें से 10 नंबर के जो सवाल है वो ज़्यादा आते हैं। कैसे? तो एक एक करके अपन चीज़ देखते हैं। सबसे पहले छठे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इसकी बात करते हैं। वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में इसमें 2 टॉपिक हैं मेनली। एक तो है आपके रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन, और एक जो आपके इसमें टॉपिक दिया हुआ है वो है भारत का एकीकरण या फिर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। भारत का विलय किस तरीके से हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, और इसमें से 5 नंबर का सवाल सामान्यतः आता है। अभी तक इसमें से 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों ही 5 नंबर के आए हैं। 2 बार तो उन्होंने पूछा है हैदराबाद के विलय के बारे में, और एक बार पूछा है जो फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन थी वो पूछी। तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। कहाँ से तैयार करना है? वैसे तो मैं करवाऊंगा ही, पूरी हिस्ट्री आपको करवा देंगे, और जितनी करवाएंगे उतनी सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ के भी नहीं जानी। लेकिन फिर भी यदि अभी जब तक की क्लासेस नहीं हुई तब तक यदि मैं आपको बताऊं, तो ये आपके एनसीईआरटी की क्लास 12th की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है ये, जो कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है। आप गूगल पे सर्च करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी, वहाँ पर मिल जाएगा, और पहले चैप्टर को पढ़ना है बस। और पहला चैप्टर भी बहुत सेलेक्टिवली, पूरा भी नहीं पढ़ना ही है, इसमें से भी कुछ आधी चीज़ें ही पढ़नी है। जैसे इस पहले चैप्टर को अपन देखते हैं, इसमें शुरुआत में तो दे रखे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। आधे चैप्टर के बाद जाके अपना काम शुरू होता है। तो इस तरीके से आपको ये जो पहला चैप्टर है, इसमें से 20 पेज का पूरा चैप्टर है, 4-5 पेज तो बस न्यूज़पेपर की कटिंग से लगा रखी है, तो वो सब कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आपको जो पहला चैप्टर है वो पूरा पढ़ना है, और इसके साथ साथ क्लास 12th का ही 7th चैप्टर पढ़ना है। और कौन सा पढ़ना है? 7th चैप्टर।
क्योंकि 7th चैप्टर की तरफ एनसीईआरटी वालों का शायद, एग्जाम बनाने वालों का शायद ध्यान पता नहीं क्यों नहीं गया, लेकिन 7th चैप्टर में भी भारत के एकीकरण को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दे रखी है। जैसे कि कश्मीर का जो विलय है वो 7th चैप्टर में है, गोवा का विलय किस तरीके से हुआ वो भी 7th चैप्टर के अंदर है। इसके अलावा पंजाब के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो भी 7th चैप्टर के अंदर है। तो क्लास 12th का 7th चैप्टर जो है वो पढ़ना है, और क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है ये पढ़ना है। ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस छठे टॉपिक के लिए, जो कि कौन सा है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वाला। इसके अंदर एक काम आप और कर लेना, जो भी आप एनसीईआरटी के चैप्टर्स जो आपको पढ़ने को कहे जाए उनके पीछे दिए हुए जो क्वेश्चंस है ना, इनको भी कर लेना। बहुत अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। इवन आपके पेपर में आप नोटिस करोगे तो आधे क्वेश्चन तो हम यही देते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, 3 5 तक तो नहीं करने क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। ये 3 4 एक जो क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से करके जाना है। अच्छे प्रश्न है ये। क्या क्या दे रखा है, जैसे एक तो नेहरू जी जो किस तरीके से सेकुलर रहना चाहते थे, उस समय के एथिकल और सेंटिमेंटल इश्यूज क्या थे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये दोनों दोनों नहीं, तीनों, ये तीनों ही क्वेश्चन जो वो 5 नंबर में या 10 नंबर में आरपीएससी में आने लायक है। हमारे सिलेबस से मैच भी होते हैं, एनसीईआरटी में इनका आंसर भी दे रखा है। तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इवन एक तो आपके पेपर में दिया भी हुआ है, व्हाट वाज द टास्क ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, व्हाट वाज इट्स मोस्ट सैलेंट रिकमेंडेशन। ये दिया हुआ है आपके पेपर में। आज वाले में पता नहीं कौन से में आया था, कल वाले में आया था, तो वो यही क्वेश्चन है 8वां। और आपके जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उसमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, 7वां या फिर 9वां। ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से इनको अच्छे से पढ़ के चले जाना, इसके आंसर जो तैयार करके चले जाना। इस तरीके से आपको जो छठा चैप्टर, पहला चैप्टर है और 7वां चैप्टर है, ये 2 चैप्टर जो पढ़ के जाने हैं। इसके अंदर भी यदि अपन देखें तो अभी तक आरपीएससी का ज़्यादा ध्यान हैदराबाद के विलय पर रहा है। अभी तक एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक छूटा हुआ है, वो है मणिपुर का विलय। इस बार ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा मणिपुर के विलय को लेकर। इसीलिए आपके टेस्ट सीरीज में कौन सा क्वेश्चन दिया है, मणिपुर का विलय कैसे हुआ वो क्वेश्चन दिया है। इसके साथ साथ 7वां जो चैप्टर है उसमें एक बहुत अच्छा 2 नंबर का प्रश्न बनता है, गोवा का विलय। इसीलिए आपके पेपर में एक क्वेश्चन दिया है ऑपरेशन विजय, दिया हुआ ऑपरेशन विजय। वो 7वें चैप्टर के अंदर गोवा का जो विलय है वो भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर और 7वां चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इन 2 चैप्टर से हो जाएंगे पूरे। वैसे मैंने पॉलिटी में पढ़ाया भी हुआ है, फिर से पढ़ा देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब बढ़ते हैं अपन आगे। हम बढ़ते हैं सिलेबस के दूसरे पॉइंट की तरफ, जो सबसे आसान मुझे लग रहा है। दूसरा पॉइंट वो है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर सामाजिक धार्मिक सुधार। प्री के अंदर पूरा पढ़ के जाते हैं इसको, वही पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं करना। बस मेंस में कुछ थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे इसमें से, 10 नंबर का एनालिटिकल क्वेश्चन जो आ सकता है। और आपके जो टेस्ट सीरीज है इसमें इससे रिलेटेड 2 3 एनालिटिकल क्वेश्चन अपन जो डिस्कस कर लेंगे, उससे बाहर फिर उससे ज़्यादा दायरे के एनालिटिकल क्वेश्चन बचते नहीं है। जैसे इस वाले पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि वो पश्चिमीकरण नहीं आधुनिकीकरण जो करना चाहते थे। भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पश्चिमीकरण नहीं आधुनिकीकरण करना था। या फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि थोड़ा एनालिटिकल टाइप का है कि भारतीय सामाजिक, या फिर एक ही भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरों को, भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरों को अंग्रेजी हथौड़ों से तोड़ने का कार्य किया। भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरों को अंग्रेजी हथौड़ों से तोड़ने का कार्य किया। पॉइंट्स वही लिखने हैं, बस लैंग्वेज चेंज हुई है। इसमें भी अपने को वही बताने हैं कि किस तरीके से जो स्वतंत्रता की जंजीरें थी उसको अंग्रेजी हथौड़ों से, अंग्रेजी हथौड़ों का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेस मीडिया का हमने यहाँ पर यूज किया, जन जागृति का हमने यहाँ पर यूज किया, सामाजिक सुधारों के लिए हमने यहाँ पर प्रयास किए, जो है मास मूवमेंट जो वो यहाँ पर चलाए, वही है अंग्रेजी हथौड़े। जो अपन आज वाले क्वेश्चन में देखेंगे पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण।
यानी कि आपने यदि इसका प्रीलिम्स वाला चीज़ें अच्छे से पढ़ी हुई है तो मेंस वाले में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एनालिटिकल टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दिए तो आप उसी रिदम में, उसी जब आपको डायमेंशन के अंदर लिखनी है चीज़ें, बस लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी बातें वही रहेंगी। इसलिए ये वाला जो आपके टॉपिक है इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th एंड 20th सेंचुरी। जो प्री में पढ़ा था बस वही बातें पढ़ के जानी है। इसके 10-15 बढ़िया बढ़िया कोटेशन या 10-15 डायमेंशन बता देंगे, उसके बाद आपको इससे रिलेटेड समस्या आएगी नहीं। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा आसान टॉपिक है वो ये वाला, रिलीजियस मूवमेंट्स एंड रिलीजियस फिलोसफी इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। ये टॉपिक आसान नहीं है, मतलब छोटा नहीं है लेकिन है आसान। छोटा तो नहीं है क्योंकि इसने पूरा एंशिएंट और मिडिवल इंडिया का दे दिया। तो यदि हम रिलीजियस मूवमेंट और रिलीजियस फिलोसफी की बात करें तो ये इस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से होती है आपके? इस टॉपिक की शुरुआत आपके वैदिक लिटरेचर से हो जाती है। वैदिक लिटरेचर पढ़ना रहेगा। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक, 3 तो कम से कम पढ़ने ही है, ये पढ़ने हैं। उसके बाद गुप्त काल के अंदर चलते हैं तो वहां पर आपको 6 शाखाएं मिलती हैं भारतीय दर्शन की, वो भी पढ़नी है। और ये जो 6 शाखाएं हैं आपके लिए इसलिए भी आसान है क्योंकि ये एथिक्स के सिलेबस के अंदर भी है, इसलिए वहां पर भी पढ़नी है, यहाँ पर भी पढ़नी है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो आपको साउथ इंडिया के अंदर नैनार और अलवार करके 2 टेक्ट वहां पर मिलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको सूफिज्म पढ़ना है और उसके बाद आपको भक्ति काल पढ़ना है। ये 6 टॉपिक जो है इस टॉपिक के अंदर आते हैं। और इनको भी आप देखोगे तो प्री के अंदर जैनिज्म, बौद्धिज्म, आजीविक को और सूफी काल, भक्ति काल को बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। एक बार आपको प्री वाली चीजें यदि याद हैं तो मेंस वाली में हमें आपको करवाने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। उसमें सिर्फ आपको 5-7 क्वेश्चंस करवाने हैं, बस आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। जब हमें फैक्ट्स याद होंगे तब फिर हम उन सब फैक्ट्स को उस आंसर के अंदर जो वो जोड़ पाएंगे। मान लो कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि भाई भक्ति आंदोलन ने संपूर्ण भारत को एक तरीके से जोड़ने का काम किया या भारत के एकीकरण का कार्य किया, तो इसको जो है वो आपको यदि फैक्ट्स पता है तब कोई मुश्किल नहीं होगी। यदि फैक्ट्स ही नहीं पता है तब प्रॉब्लम है। यदि फैक्ट्स पता है तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई यदि हम शुरुआत करें, भक्ति आंदोलन की शुरुआत साउथ इंडिया से होती है, अलवार और नैनार संत जो यहाँ से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे जो ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। इधर हम चलते हैं 12वीं शताब्दी के आसपास, तो यहाँ पर महाराष्ट्र धर्म के रूप में विकसित होता है। इधर अपन चलते हैं 13वीं शताब्दी के आसपास, तो बंगाल के अंदर चैतन्यवाद के रूप में ये विकसित होता है। 14वीं शताब्दी में चलते हैं तो असम के अंदर शंकर देव के रूप में इसका विकास होता है। 15वीं शताब्दी में चलते हैं तो इधर पंजाब के अंदर सिख धर्म के रूप में जो ये होता है। और यही 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में यूपी वाले एरिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से भारत का एकीकरण किया है और इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसी टाइम फेज के अंदर जा रहा है। तो ये सारी चीजें लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? फैक्ट्स चाहिए होंगे। फैक्ट्स आ गया, फैक्ट्स यदि याद है उसके बाद ये बताने में कोई जोर नहीं आने वाला। इसको आपको कैसे सिस्टमेटिकली लिखना है वो बताने में अपने कोई जोर नहीं आएगा। लेकिन आप पहले क्या काम करके रख लो, कम से कम फैक्ट्स तो है याद कर लो। कम से कम प्री में जो पढ़ा था वो आपको याद होना चाहिए। प्री की जो भी रिवीजन क्लासेस लगाई थी हिस्ट्री की, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी मेंस में काम आएगी। मेंस में क्या है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के अंदर पतन क्यों हुआ वही तो पढ़ना है, वो पढ़ लेंगे। कम से कम फैक्ट्स तो हमें याद हो, और फैक्ट्स याद होंगे तो फिर ये सब चीज़ों में जोर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इसके सारे टॉपिक अपन प्री में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि प्री में ये सारे टॉपिक बहुत काम के होते हैं। सूफिज्म, भक्तिज्म आपने पक्का पढ़ा होगा, आपने जैन, बौद्ध और आजीविक भी पढ़ा होगा। कौन सा नहीं पढ़ा होगा प्री के टाइम पर? तो ये 6 शाखाएं नहीं पढ़ी होंगी। शंकराचार्य, ये रामानुजाचार्य, ये नहीं पढ़ा होगा। तो ये आपको वैसे भी पढ़ना है क्योंकि एथिक्स के सिलेबस में भी है। उसके बाद में वैदिक लिटरेचर वाला जो है वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है बस। इस तरीके से जो तीसरा टॉपिक है ये आपका एक लिमिटेड सिलेबस है, इसको जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब उसके बाद चलते हैं अपन चौथे टॉपिक की तरफ, जो थोड़ा सा मुझे आसान लगता है या फिर कहें उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। वो है ये वाला, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट्स वेरियस स्टेजेस, स्ट्रीम्स, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसमें ये वाला जो टॉपिक है ना,
इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर, ये एक्चुअल में कोई छोटा टॉपिक नहीं है। इसमें बहुत सारे नेताओं के नाम है, किसी का भी दे के 2 नंबर में पूछा जा सकता है। एक बार पूछा वो आसफ, क्या नाम, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली 2 नंबर में पूछ लिया। एक बार शायद खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पूछा हुआ है, तो ये 2 नंबर में पूछ लिया। तो इसमें जो है ना, ये दूसरा जो टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, इसका कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है पहला, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड स्ट्रीम्स, 3 तो स्टेजेस है, 3 तो स्ट्रीम है। एक तो आपको क्या पढ़ना है, क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ना है। एक तो भारत के जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उसकी कौन कौन सी 2 स्टेज थी वो पढ़नी है। एक आपको भारत के कम्युनिस्ट जो मूवमेंट है, साम्यवादी आंदोलन जो थे उसके बारे में पढ़ना है। और एक आपको भारतीय जो ओवरऑल जो आंदोलन था, जो गांधीवाद है, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कोई स्ट्रीम्स है नहीं, इसके अलावा भी कोई एक आधी स्ट्रीम और मिल सकती है, कोई है क्या इसके अलावा? नरम दल गरम दल, एक वो पढ़ सकते हैं बस। 4 तो स्ट्रीम है, और इसमें से जब प्रश्न आता है तो सामान्यतः 10 नंबर का ही आता है। आप इसमें नोटिस करोगे तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। इस वाले पेपर के अंदर दिया हुआ है आपके 5 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारी जो आंदोलन थे उसकी जो धाराएं उसके बारे में बताओ। अगले वाले पेपर के अंदर दे देंगे साम्यवादी के बारे में, किसी एक पेपर में देंगे नरम दल गरम दल। ये 3-4 ही स्ट्रीम है, इसी के बारे में मेन क्वेश्चन आना है। और देखेंगे 2018 वाले में 10 नंबर का क्वेश्चन आया भी था, इसे 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वाला जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक, इसका जो सेकंड जो सब टॉपिक है, ये आसान है, छोटा है, आसानी से किया जा सकता है। इसमें आप जो है पहले से तैयार होके जा सकते हो कि हाँ भी क्या आने वाला है। जो जिन टॉपिक में हम पहले से तैयार होके जा सकते हैं ना, हाँ क्या पूछा जा सकता है, वो हमारे लिए आसान हो जाते हैं। इसमें 3-4 स्ट्रीम है, बस वो पढ़ के जानी है। और ये जो सेकंड जो पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन सामान्यतः 2 नंबर का आता है, और इसका कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब बचते हैं ये वाले 2 टॉपिक। ये वाले 2 टॉपिक में से यदि मैं पहले इसके बारे में बात करूं, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, इसका एक्चुअल में कोई अंत नहीं है, पर फिर भी हम मिनिमम क्या पढ़ के जाएंगे? मिनिमम हम पढ़ के जाएंगे सबसे पहले मॉडर्न आर्ट। पिछली बार 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था मॉडर्न आर्ट से। एक हम पढ़ के जाएंगे गुप्त काल के समय में जो आर्ट एंड कल्चर थी उसके बारे में। एक हम पढ़ के जाएंगे आपके जो मौर्योत्तर काल के अंदर 3 प्रकार की मूर्ति कला थी, मथुरा, अमरावती और एक और कौन सी थी, गांधार, उसके बारे में पढ़ के जाएंगे। एक आपके पढ़ के जाएंगे हम जो मध्यकाल के अंदर सल्तनत का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है वो पढ़ के जाएंगे। और एक हम पढ़ के जाएंगे मुगल काल का आर्ट एंड कल्चर। इसमें मेनली क्या पढ़ सकते हो, क्या छोड़ सकते हो? प्रशासन को छोड़ सकते हो, सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्रशासनिक ढांचा प्री में पढ़ते हैं अपन, मेंस में काम का नहीं है, प्रशासनिक ढांचा सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। उसके आर्ट एंड कल्चर की ही बात की। राजा महाराजा तो पढ़ने ही नहीं है, वो तो बहुत दूर, ये तो आपको सबको पता ही होगा, राजा महाराजा तो आप नहीं पढ़ते होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रशासनिक ढांचा भी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर। आपको प्रॉब्लम आती होगी किताबों के अंदर, किताबें किताबें 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा बस, और क्या। यदि छोड़ के जाना चाहते हो किताबें छोड़ जाना, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। बड़े जो क्वेश्चन आएंगे वो किस में से आएगा? स्थापत्य कला में से, या मूर्ति कला में से, या फिर पेंटिंग में से, वहां से आएगा। वो हमें अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितना भी इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है वो पूरा मैं रिवाइज करवा दूंगा, और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली किस तरीके से आपके मार्क्स आ सकते हैं उस तरीके से करवा देंगे। आपको अपने लेवल पर करना हो तो इन बस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या नहीं पढ़ना है, उस चीज़ का हमें ध्यान हो, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से कि इजीली मार्क्स जो वो फैच किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रशासनिक वाला छोड़ देना, राजा महाराजा छोड़ देना, किताबें भी मुश्किल लग रही तो एक बार के लिए वो भी छोड़ देना भले, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का आएगा। आपका 5 और 10 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 5 और 10 में से आएंगे स्थापत्य कला में से, या फिर पेंटिंग में से आएगा। उसके बाद में ये वाला जो टॉपिक है, इसका एक्चुअल मायने में जो सिलेबस में दिया हुआ है उसकी तरफ सही मायने में ध्यान चला जाए तो इस टॉपिक का कोई अंत नहीं है। इसमें फिर आपके शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, ये सब भी आ जाते हैं। लेकिन ना तो आरपीएससी का ध्यान जा रहा है, ना उसने अपने इतिहास में कभी इस पर क्वेश्चन पूछा है। फिर तो इसमें कठपुतली भी आ जाएगा, फिर तो इसमें भारतीय मीडिया या भारतीय सिनेमा भी आ जाएगा, सारी चीज आ जाएंगी इसमें। पर इसकी तरफ ध्यान नहीं गया है तो एक बार इसको छोड़ो। मेनली अपन पहले ये कर लें, टाइम हुआ तो इसको भी पढ़ लेंगे, पर पहले काम ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
और यहाँ से पूछे जाने का कारण बहुत सिंपल सा है, एनसीईआरटी आरबीएससी में यही दे रखी है, इसलिए जो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि मैं आपको ये टॉपिक वाइज दिखाऊं कि कहाँ से कितने नंबर के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो हिस्ट्री है उसका वेटेज पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 2016 में 46 नंबर, 2016 में 2 पेपर हुए थे मेंस के, 40 नंबर की हिस्ट्री आई थी। फिर उसके बाद में 2018 वाला पेपर हुआ, 16 वाला दूसरा पेपर हुआ, उसमें 43 मार्क्स की आई। उसके बाद 18-13 वाले पेपर में तो सिलेबस ही अलग था, तो इसको तो एक बार हटाई दो बोले। उसमें तो 20 नंबर का क्वेश्चन आया करता था, एंशियंट इंडियन लिटरेचर से 20 नंबर का क्वेश्चन आया, तो सिलेबस ही अलग था वो तो। 2018 में 34 की, 40-43 से कितने पे आ गए, 34 पे आ गए। उसके बाद 21 में 26 नंबर की, और उसके बाद ये 23 में वापिस से 34 नंबर। तो लगभग लगभग अपन यदि एवरेज मान के चलें तो 30 से 40 के बीच की एवरेज ले सकते हैं। पूरी जो इंडियन हिस्ट्री है वो 30 से 40 नंबर के बीच में आ सकती है, ठीक है ना। एक बार यदि हम देखें कि कौन से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या हम जो अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ से इस प्रकार की चीजें आती है वो सही है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2016 के पहला पेपर था, उससे यदि देखते हैं तो डांसिंग गर्ल इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पढ़ते ही अपन प्री में भी पढ़ते हैं, एज सच ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, प्री में पढ़ा हुआ है, उसी से सही हो जाएगा। मखल्लीपुत गौशाल आप पढ़ते ही हो, आजीविक संप्रदाय प्री में भी पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, 2 नंबर का, इजीली सही हो सकता। मिरातुल अखबार, अब ये कौन सा टॉपिक है, वो जो अपन कह रहे थे कॉन्ट्रीब्यूटर्स वाला या फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन वाला, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ। ये भी प्री के अंदर वैसे आप पढ़ते हो, तो इसलिए मैं कह रहा था कि प्री वाली चीजें यदि आपको अच्छे से याद है तो मेंस वाली में दिक्कत ही नहीं आएगी। पहला काम आपका है कि प्री में जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लो। जो प्री के टाइम की रिवीजन वीडियो है हिस्ट्री, 20 एक घंटे में, 20-25 घंटे में पूरी हिस्ट्री करवाई हुई है मैंने, एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न, वो पूरी पढ़ लो एक बार दोबारा। उसमें से भी प्रशासनिक ढांचा हटा देना, उसमें से भी थोड़े बहुत राजा महाराजा करवाए हैं, मौर्य काल के करवाए हैं, वो सब हटा देना, तो आपका टाइम और बच जाएगा। मुश्किल से 17-18 घंटे में एंशियंट जो प्री वाली जो पॉलिटी थी, हिस्ट्री थी, उसको एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, ठीक है। तो ये गांधी जी वाला जो टॉपिक है वहां से आ गया, क्योंकि ये जो मैं आपको कह रहा था एक लास्ट टॉपिक जिसके बारे में अपन ने डिस्कस नहीं किया था वो है ये वाला, जो कि बहुत बड़ा है, यानी कि जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री है वो लगभग लगभग पूरी आ गई इसमें। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी टू 1965, इसकी तरफ भी अभी ध्यान थोड़ा सा कम है, 1965 तक की हिस्ट्री है। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि पहला और 7वां चैप्टर पूरा पढ़ना है, उसमें गोवा का जो है विलय, पंजाब का जो इशू था वो सारे इसमें आएंगे, 1965 तक का है, ठीक है। तो 1947 तक पढ़ के सामान्यतः अपन छोड़ देते हैं, लेकिन सिलेबस में कहाँ तक दिया हुआ है 1965, तो 47 से 65 के बीच पढ़ने लायक क्या है, तो पढ़ने लायक यही है, ये टॉपिक है, यही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जो अच्छे से आपको पढ़ना है। वापस चलते हैं एक बार जो अपन क्वेश्चंस देख रहे थे, उसके बाद संस्कृत लिटरेचर पर 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि संस्कृत लिटरेचर में कौन कौन सी किताबें जो लिखी गई है, जो मौर्य काल और गुप्त काल में थी, और संस्कृत लिटरेचर पर ज़्यादातर गुप्त काल में लिखा गया, गुप्त काल की ज़्यादातर किताबें जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई तो वो यहाँ पर लिखना था। मथुरा आर्ट पर पूछा है 5 नंबर का क्वेश्चन, हैदराबाद के विलय पर 2016 में भी पूछा, और लगभग लगभग ऐसा ही प्रश्न फिर 2023 में भी रिपीट किया। मुगल काल की स्थापत्य कला 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा। बंगाल विभाजन यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा। वो जो अपन कह रहे थे बड़ा सा टॉपिक 1900 से लेकर 19वीं शताब्दी से लेकर 1965 तक, वहां से ये वाला क्वेश्चन बंगाल विभाजन वाला। सारे क्वेश्चन देख लोगे, उसमें कोई खास फायदा नहीं हो जाएगा। मेन बात का सार यही है कि जो सबसे पहले प्री वाला जो चीज़ें हैं वो आप रिवाइज करो, उसके बाद जो आसान जो टारगेट है उसको उसकी तरफ जो अच्छे से काम करो, और फिर उसके बाद अपन मुश्किल वाले पर चलेंगे। उसके बाद में जो लास्ट में मैं आपको रिवाइज कराऊँ वो कर लेना आप। तो आप यदि अभी इतना काम कर लोगे कि प्री वाली सारी चीज़ें पढ़ ली, प्लस आपको जो पहला और 7वां जो चैप्टर बताया ये पढ़ लिया, तो आपका 80% काम जो हो जाएगा। 20% जो काम बचता है वो मैं लास्ट में अपने आप करा दूँ। आप पहले इस हफ्ते में ये काम करके छोड़ लो मिनिमम, तो पूरा ही कर सकता है। ऑलरेडी किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह रहा हो, या हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखा हो, या किसी के पास नोट्स अच्छे से तैयार है, पूरा पढ़ सकता है, तो सबसे बढ़िया है। और किसी से प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम इतना काम ही कर, इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर लोगे। चलो भाई ठीक है, तो अब अपन सिलेबस देख लेते हैं, पेपर देख लेते हैं।